उत्तर प्रदेश के जनता ने वोट किया है, महंगाई पे वोट किया है, बेरोजगारी पे वोट किया है, भ्रष्टाचार पे वोट किया है और तमाम तरीके के पुलिसिया उत्पीड़न हो रही है, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, कई तरीके के से मतलब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ से। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जे के उपस्थित हुए हैं और हम उनके साथ जे के जुड़ने का जे के प्रयास जे के किए हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर और जे कि कश्मीर तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के कदमों से कदम मिलाकर दिन रात जे के चलने वाले व्यक्ति, प्रदेश के उत्तर प्रदेश के महासचिव और नेशनल लेवल पर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर जे के आसीन हमारे साथ जे के उपस्थित हैं। उनसे जे के हमारे साथ जे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक माहौल को लेकर के, इस पर जे की बात करेंगे। लेकिन पहले सर से एक छोटा सा जे के परिचय लेंगे, नाम पता अगर उसके बाद से जे कि मैं बात करूंगा। सर, तो आप अपना एक छोटा सा जे कि परिचय दे दीजिए, उसके बाद इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जे कि बात किया जाएगा। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। और मेरा नाम ओम प्रकाश कुशवाहा है। मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने का अवसर मिला है। इसके साथ मैं निरंतर कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को जन जन तक लेके जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ और राहुल गांधी जी के संदेश को जनता के बीच में लेके जाने के लिए निरंतर काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि मेरा अब आप लोग से जी कि इंतज़ार ना कराते हुए डायरेक्ट जे कि विषय पर जे कि मैं आता हूं और सर से जे कि कुछ हमारे पास बिंदु है, इस पर जे कि मैं बात करूंगा। सर, अभी जे कि हाल में मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून जे कि लागू होने जा रहा है, इस पर जे कि तेज़ी से बातें चल रही है, इसके बारे में जे कि क्या कहना है सर आप? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा देश संविधान से चलता है और हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान के शुरुआत में ही आप एक चीज़ देखेंगे कि उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि भारत संघात्मक ढांचा है और वन नेशन वन इलेक्शन का एक तरीके से अलोकतांत्रिक रूप से आगे किया जा रहा है और उसको ख़त्म करने का संविधान में जो संघात्मक ढांचा का जिक्र किया गया है उस पर कुठाराघात होगा। जिस तरीके से हमारे देश में अलग अलग समूह हैं, जातियां हैं, भाषाएं हैं, उस तरीके से एक साथ इलेक्शन करा पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा और संविधानिक इस स्ट्रक्चर पर कुठाराघात करने जैसा काम होगा। यह सफल नहीं हो सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं कर सकती है। हमारे देश में कई तरीके का चुनाव होता रहता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, ग्रामीण स्तर पे पंचायत इलेक्शन होता है, तो एक साथ एक कतई संभव नहीं है। और इस तरीके से हमारे देश का वन नेशन वन इलेक्शन करके संघीय ढांचे का कमज़ोर करने का ये काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि अब मैं आपसे जुड़ा हुआ जो कि बातें जो कि शेयर करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आपने तो बहुत जो कि मेहनत किया है सर, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, और आप बहुत बेहतरीन जो कि अच्छे तरीक़ा से यह बातें जो कि बताया कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन जो कि फेल हो सकती है भारत में। सर, भारत जोड़ो यात्रा जब आप कन्याकुमारी से स्टार्ट किए थे और कश्मीर तक जे कि गए, उसका जे कि कुछ संक्षिप्त जे कि अनुभव जे कि बताएंगे सर, कैसा अनुभव जे कि लगा आपको? देखिए, शुरुआत में तो हमें लगा कि भारत जोड़ो यात्रा में हम पता नहीं इतना दूरी कैसे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न आता रहा। लेकिन जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा, 7 सितंबर 2022 को यात्रा शुरुआत हुआ, उस दिन जो लोगों का उत्साह देखा, लोगों का जोश जुनून देखा और अपने नेता का जो मैं जुनून देखा, आदरणीय राहुल गांधी का, उनका जो मैं
लोगों के प्रति समर्पण देखा तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी आया कि नहीं, जो मेरे अंदर डर था वो निकल गया और अपने नेता के साथ हम लोग कदम ताल करने लगे। और हर दिन नए नए लोगों से मुलाकात होता था, नए जगह देखने को मिलता था, हर जगह एक नया अनुभव मिलता था। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो विभिन्न तरह के भाषाएं हैं, क्षेत्र हैं, जातियां हैं, वर्ग हैं, समूह हैं, इन सब चीज़ों से रूबरू होने का अवसर मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें उन लोगों से मिलने का भी अवसर मिला। चलिए सर जी कि बहुत बढ़िया। मेरा अगला जो कि पॉइंट है सर कि 2027 उत्तर प्रदेश में ये कि विधानसभा का आगामी चुनाव होना है 2027 में, और अभी उपचुनाव होना है सर। तो 2027 की कैसी तैयारी है सर आपकी? 2027 के चुनाव से पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि कितना बेहतर रिजल्ट आया है। तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के जनता ने वोट किया है, महंगाई पे वोट किया है, बेरोजगारी पे वोट किया है, भ्रष्टाचार पे वोट किया है और तमाम तरीके के पुलिसिया उत्पीड़न हो रही है, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, कई तरीके के से मतलब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट किया है और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इसी चीज़ पे फिर आपको उपचुनाव में इलेक्शन होगा और इसमें अधिक से अधिक इंडिया गठबंधन सीटें जीत के आएंगे। बहुत बढ़िया सर। सर जी कि मेरा अब अगला जो कि पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 लाख मुसलमानों को सदस्यता दिलाने का एक अभियान चल रहा है सर। सर थोड़ा सा जो कि आप और इधर जो कि आ जाएंगे तो जो कि बेहतरीन रहेगा। 5 लाख जो कि मुसलमानों को एक साथ जोड़ने का सदस्यता जो कि अभियान चलाया जा रहा है। क्या इसके पहले जो कि मुसलमानों के प्रति अभियान कोई चलाना जो कि सही था या अभी जो कि सही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सदस्यता अभियान चला रही है तो वो लोगों को मोबाइल लेके उनका ज़बरदस्ती कर दे रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको न्यूज़ में मिला होगा कि राह चलते हुए लोगों को ज़बरदस्ती ये लोग मोबाइल ले रहे हैं, उनका OTP ले रहे हैं, चाहे जिस तरीके से भी ये लोग सदस्यता कर रहे हैं, लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इसको मैं उतना उचित नहीं मानता हूँ। और उसमें जो पूरा ईमेल जीमेल सब कुछ डिटेल देना पड़ रहा है सर। मुझे भी, मेरे पास भी आया कि आप सदस्यता ले लीजिए, मुझे भी जो कि डर लगने लगा जो कि मैंने उसको फॉर्म को खोला तो बड़ा उसमें जो कि डर लगना कि जिस नंबर से मेरा अकाउंट है, जिस नंबर से मेरा जो कि सब कुछ है, उस नंबर को डालने के बाद ईमेल ID पासवर्ड सब कुछ जो कि मांग रहा है। तो ये उचित नहीं है सर। जो कि इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएँ आप। ठीक है, ये लोग सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं तो मैं अभी आपको पहले ही कहा था कि जिस तरीके से करा रहे हैं वो सदस्यता कराने का कोई तरीका नहीं होता है। ये लोग ज़बरदस्ती डरा के धमका के सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। अच्छा सर, सबसे चर्चित विषय जो कि सामने जो कि आ चुका है अभी जो कि बहुत एक्चुअली जो कि कांग्रेस भी उस पर जो कि एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी तो खामोश है, उस पर एक्टिव नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उस पर जो कि एक्टिव हैं लोग। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद जो कि चढ़ाया जा रहा है, उसमें जो कि गाय की चर्बी और मछली का तेल का जो है कि प्रयोग जो कि बताया गया है। इस पर जो कि क्या हिंदू के अंदर जो कि भावना आहत नहीं हो रही है सर? इसके बारे में जो कि सरकार जो कि कौन सी कदम उठा रही है, इसके बारे में जो कि लोगों के साथ क्या हो रहा है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस तरह का कृत्य अगर किया जा रहा है तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हिंदू धर्म के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। इस तरीके का कृत्य अगर हो रहा है तो सरकार इस पे निष्पक्ष जांच करे और जो भी दोषी हो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये कहीं से भी एक धर्म के आस्था के साथ, भावना के साथ खिलवाड़ करने जैसा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जगन मोहन रेड्डी का ये कि कहना है कि चंद्रबाबू नायडू जी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो कि हैं वह जो कि गलत जो कि जाँच करवाए हैं। कांग्रेस के भी लोग जो कि कह रहे हैं कि यह गलत जाँच हुआ है, जबकि चंद्रबाबू नायडू जी की कह रहे हैं कि गाय की चर्बी और उसमें जो कि मछली का तेल जो कि प्रयोग हुआ है।
तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के साथ ये कि धोखा हुआ है। इस पर ये कि भारत सरकार जैसे नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को इसमें ये कि अच्छी तरीके से जांच करानी चाहिए। तो क्यों जांच नहीं करा रहे लोग? क्योंकि उस वहाँ ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये कि क्या जांच नहीं हो रही है सर? नहीं, देखिए, हमारा तो यही कहना है कि सरकार को इस पे किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उनकी भावना के विषय है। इनकी भावना और आस्था को कदर करते हुए इस चीज़ को, स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और उसके पूरी सच्चाई के साथ जांच करना चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। सर मेरा ये कि अगला ये कि विषय है कि चुनाव आयोग अभी ये कि कह रहा है, चुनाव आयोग कि हमारे पास साधन संसाधन इतना नहीं है कि मैं एक साथ ये कि चुनाव कराऊं, और आने वाला टाइम में जे कि जब कानून पास हो जाए तो चुनाव आयोग जे कि अचानक जे कि बोले कि मेरे पास साधन संसाधन है, मैं चुनाव करा सकता हूं। तो चुनाव आयोग किस तरीक़ा से लोगों को जो है कि डिसबैलेंस कर रहा है या जो कि सही बता रहा है अपना परिचय? नहीं, देखिए, यह वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब फेल्योर प्लान है। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उतना सफल हो पाएगा। ये बीजेपी नई प्रोपेगेंडा लेके आई है। वो लोगों का जो मूल मुद्दा इस समय का है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उस चीज़ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नई प्रोपेगेंडा लेके आई है। इससे बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है लोगों को। सर फ्री राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन सबको मिल रहा है, अमीर गरीब सबको मिल रहा है, 5 केजी राशन जो कि मिल रहा है। मैं भी इस बात को जो कि मानता हूँ। कल एक जगह जो कि मैं क्षेत्र में था तो वहाँ लोगों ने बताया कि मुझे फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन मैंने उनसे जो कि पूछा कि आप 2014 से लेकर अभी तक कितना उन्नति किए हैं फ्री राशन पा करके, तो इस पर जो कि वो कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। सर मेरा जो कि दिमाग में आया कि मैं आपसे जो कि पूछ लूँ कि क्या फ्री राशन से देश की गरीबी दूर हो सकती है सर? नहीं, देखिए, देश की गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहले उचित शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, उचित स्वास्थ्य का व्यवस्था होना चाहिए। जो बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराना चाहिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। देश को गरीबी दूर करने के लिए सबसे बड़ा अगर एक कारक साबित हो सकता है तो रोजगार उपलब्ध कराना। मोदी जी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मैं समझता हूं कि आज 10 साल से ज़्यादा हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आए हुए। 10 साल में मतलब 20 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए था। सच्चाई आपके सामने है, कितने युवाओं को रोज़गार मिला, कितने देश में नौकरी क्रिएट हुए। तो बीजेपी केवल घोषणा करती है और घोषणा पत्र तैयार करती है, उसको ज़मीन पर और धरातल पर लागू नहीं करती है। देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करती है, उनके भावनाओं को साथ मजाक करती है और उनको मतलब सम्मान नहीं करती है। सर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग मिलकर के मेरी आवाज़ को दबाएं। जो फायर ब्रांड नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 से लेकर 47 तक का सपना दिखा रहे हैं देशवासियों को कि 47 तक भारतीय जनता पार्टी रहे, इनकी आवाज़ को किसने दबाया सर? इसके बारे में देखिए आप स्पष्ट करें। देखिए, मोदी जी अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मोदी जी को चाहिए था कि देश के रोजगारी पे बोले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले इस पे बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म हो इस पे बोलना चाहिए, बढ़ती महंगाई कैसे कम हो इस पे बोलना चाहिए, डीजल पेट्रोल का दाम संतुलन में रहे, कम रहे, इस पे बोलना चाहिए। हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं डिस्टर्ब हो रही हैं, उधर से चीन हमारे देश के अंदर काफ़ी किलोमीटर तक अंदर आ गया है, इस पे बोलना चाहिए। लेकिन मोदी जी इन सब चीज़ों को, मुद्दों को मतलब ढकने के लिए इस चीज़ को कह रहे हैं कि विपक्ष हमारी आवाज़ को दबा रहा है। राहुल गांधी जी किसी को दबाते नहीं हैं, राहुल गांधी जी लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। राहुल गांधी जी देश में संविधान को बचाने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी देश में बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी देश में भ्रष्टाचारी को जड़ से मिटाने की बात करते हैं। अगर राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं,
इस बात से मोदी जी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमारे आवाज़ को दबा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी इस बात को हमेशा प्रमुखता से उठाते रहेंगे। इसके लिए मोदी जी चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी कर लें। जी सर। सर मेरा ये कि अब उत्तर प्रदेश के एक ऐसा विषय, उत्कृष्ट विषय है जिस पर ये कि बात करना बड़ा जी कि लाजमी बन जाता है सर। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की ही है, इस सरकार पर जो कि अपने उत्तर प्रदेश से नहीं अलग अलग स्टेटों से जो कि आवाज़ें निकल कर के सामने आती है बुलडोज़र के बारे में। बुलडोज़र से जो कि मैंने देखा, जो कि मैंने जाना कि जितना घर जो कि बनाया नहीं गया उतना घर जो कि गिराया गया है, उस बुलडोज़र के बारे में आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए ये कहीं से भी उचित नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर खून पसीना से लगा करके बनाता है, तैयार करता है, तो उसको बुलडोज़र से गिरा दिया जाए। एक घर को बनाने के लिए उस परिवार का हर एक सदस्य का योगदान होता है, हर एक सदस्य का खून पसीने का कमाई होता है, मेहनत का होता है, तब जाके घर बनता है। एक घर बनाने में लोगों का जीवन बीत जाता है, तब जाके एक घर बनता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस घर को कितनी आसानी से तोड़ देती है। मैं मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गुनाहगार है तो उसके लिए न्यायालय बना है, न्यायालय उसको जो सज़ा दे वो उसको न्यायालय उसको सज़ा दे, न्यायालय उसको दंडित करे। लेकिन एक व्यक्ति के गुनाह के लिए पूरे परिवार को इस तरीके का जोखिम में डालना कहीं से भी उचित नहीं है। सर सरकार रोजगार पर की बात क्यों करना नहीं चाहती है? सरकार नहीं चाह रही है कि हमारे देश के युवाओं के पास रोजगार हो। सरकार बस यही चाह रही है कि देश के युवा किसी तरीके के उलझुल बातों में उलझे रहें और हमसे रोजगार न मांगें। देश में सबसे अधिक इस समय हमारे देश की सौभाग्य की बात है कि सबसे अधिक युवाओं की संख्या है, लेकिन उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उसमें सबसे अधिक बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के हैं, युवा हैं, जो रोड पे टहल रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। कोई बीटेक किया है, कोई एमटेक किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, एमसी किया है, एमसीए किया है। इस तरीके के तमाम तरह के लाखों